नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जी के ट्रिक्स पर। आज हम बात करेंगे उस महत्वपूर्ण दस्तावेज की जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना कुछ शब्दों का समूह ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के दर्शन, आदर्शों और उद्देश्यों का सार है। हमारी प्रस्तावना की शुरुआत इन शक्तिशाली शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। इसका सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि संविधान को शक्ति और अधिकार भारत के लोगों से प्राप्त होते हैं। यह किसी राजा, विदेशी शक्ति या किसी विशेष वर्ग द्वारा नहीं दिया गया है, बल्कि इसे भारत के नागरिकों ने स्वयं बनाया, अधिनियमित किया और खुद को समर्पित किया। प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव है। इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना को संक्षेप में पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्राप्त कराने के लिए और उन सब को बंधुत्व बढ़ाने के लिए 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को विस्तार से पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आपने प्रस्तावना ध्यानपूर्वक समझी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। आओ इन शब्दों का ही अर्थ जानते हैं। सबसे पहले इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है भारत अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियों के संबंध में पूरी तरह स्वतंत्र है। यह किसी बाहरी शक्ति या देश के अधीन नहीं है। देश के अंदर यह किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। सेकंड शब्द आता है समाजवादी, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसका अर्थ है भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका उद्देश्य है गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानताओं को समाप्त करना। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ चलते हैं। तीसरा शब्द है पंथनिरपेक्ष, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सम्मान, संरक्षण और समर्थन प्राप्त है। नागरिकों को अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत सभी धर्मों का समान आदर सम्मान करता है। फोर्थ नंबर पर आता है लोकतंत्रात्मक, जिसका शाब्दिक अर्थ है शासन जनता के हाथों में है। भारत के प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं, जहां नागरिक मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो सरकार चलाते हैं। इसे अच्छी तरीके से परिभाषित अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा किया गया है, जिन्होंने कहा है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। पांचवा शब्द है गणराज्य यानी रिपब्लिक, जिसका शाब्दिक अर्थ है भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति वंशानुगत राजा नहीं होता है। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं और आसानी से समझते हैं। किसी देश का सर्वोच्च पद, जैसे भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद है, वो निर्वाचित होना चाहिए, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो या वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। प्रस्तावना के मुख्य उद्देश्य नागरिक अधिकार। प्रस्तावना नागरिकों के लिए 4 मुख्य उद्देश्यों को सुनिश्चित कराती है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है न्याय। न्याय संविधान की प्रस्तावना में
3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है सामाजिक न्याय, जिसमें कहा गया है जाति, रंग, लिंग व धर्म के आधार पर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकता। दूसरा न्याय है आर्थिक न्याय। आर्थिक कारणों पर भेदभाव को समाप्त करने की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कही गई है। तीसरे नंबर पर आता है राजनीतिक न्याय। सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार जैसे वोट डालने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति की वोट का मूल्य समान होगा। जैसे अंबानी की वोट का मूल्य 1 है, अंबानी एक ही वोट डाल सकता है, इसी प्रकार एक आम नागरिक भी एक ही वोट डाल सकता है। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो गरीब हो और चाहे वह अमीर हो, चुनाव लड़ सकता है। यह राजनीतिक न्याय में आता है। दूसरे नंबर पर आती है स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें आती है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है, यह कानून के दायरे में रहकर ही उपयोग की जा सकती है। विचार की स्वतंत्रता, इसका अर्थ है प्रत्येक नागरिक को किसी भी विषय पर स्वतंत्र रूप से सोचने, राय बनाने और मानसिक रूप से विचार करने का अधिकार है। नंबर 2 पर आती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि नागरिकों को अपने विचार, भावनाओं, विश्वास और मतों को मौखिक, लिखित, मुद्रित या किसी अन्य माध्यम से खुले तौर पर व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता एक मजबूत लोकतंत्र का आधार है और इसे मौलिक अधिकार के आर्टिकल 19 के तहत विस्तृत रूप से समझाया गया है। नंबर 3 पर आती है विश्वास की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि नागरिक को किसी भी सिद्धांत, दर्शन या आस्था जो धर्म से जुड़ी न हो, जैसे नागरिकता या कोई व्यक्तिगत विश्वास को मानने या न मानने की स्वतंत्रता है। यह व्यक्तिगत मान्यताओं और विचारों को बिना किसी डर के रखने की आज़ादी देता है। नंबर 4, धर्म की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को कोई भी धर्म चुनने, उसे मानने और अपने धर्म के सिद्धांतों और विश्वासों को धारण करने की पूर्णतः स्वतंत्रता है। यह धार्मिक मान्यताओं को व्यक्तिगत स्तर पर रखने की आज़ादी देता है, जो भारत के पंथनिरपेक्ष स्वरूप को दर्शाती है। नंबर 5, उपासना की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि नागरिक को अपने चुने हुए धर्म या आस्था के अनुसार पूजा, प्रार्थना, रीति रिवाज, अनुष्ठान और समारोह को सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के बाद आती है समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आती है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरे नंबर पर आती है अवसर की समानता। इसका उद्देश्य है सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित कराना, ताकि वे अपनी क्षमता के अनुसार विकास कर सकें। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। प्रतिष्ठा की समानता से तात्पर्य है कि कानून की दृष्टि से भारत के प्रत्येक नागरिक का समान दर्जा है। राज्य किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हर व्यक्ति को समान मानवीय गरिमा और सम्मान प्राप्त है। इसके लिए आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 को और आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अवसर की समानता से तात्पर्य है कि प्रत्येक राज्य को बिना किसी भेदभाव के अपनी क्षमता और योग्यता विकसित करने के लिए पर्याप्त और समान अवसर प्रदान करेगा। सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों और अन्य सार्वजनिक मामलों में भाग लेने के लिए समान अवसर मिलेंगे। आप इसके लिए आर्टिकल 16 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है अवसर की समानता। अगला शब्द आता है बंधुत्व, जिसका शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। बंधुत्व 2 चीज़ों को सुनिश्चित करता है, एक व्यक्ति की गरिमा, दूसरी राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त एकता और अखंडता शब्द एक साथ मिलकर राष्ट्र की भावना को मजबूत करते हैं। एकता शब्द का अर्थ है देश के लोगों के बीच भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जुड़ाव होता है। इसका मतलब है कि विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के बावजूद सभी नागरिक एक ही राष्ट्र के नागरिक होने की भावना साझा करते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय पर्वों जैसे गणतंत्र दिवस को सभी धर्मों और क्षेत्रों के लोगों द्वारा एक साथ मनाया जाता है। किसी भी प्राकृतिक आपदा या संकट के समय पूरे देश का एकजुट होकर सहयोग करना।
और अखंडता शब्द का अर्थ है भौगोलिक और क्षेत्रीय अविभाज्यता। इसका मतलब है कि भारत का क्षेत्र और उसकी सीमाएं स्थायी और अटूट है। यह शब्द यह सुनिश्चित करता है कि देश का कोई भी हिस्सा भारत से अलग नहीं हो सकता। अखंडता शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में उल्लेखित तिथि 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था और आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया था, जिसमें 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। प्रस्तावना से जुड़ा सबसे बड़ा विवाद। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? तो इससे संबंधित एक केस आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। इसके बाद हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1974 कहते हैं, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह संशोधन किया गया, जिसमें 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। इन्हें हम आपसा से याद कर सकते हैं। आपसा यानी ऐसे अखंडता, पैसे पंथनिरपेक्ष और सशस्त्र समाजवाद। इसके बाद अभी तक प्रस्तावना में कभी भी संशोधन नहीं किया गया। अंत में प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा, परिचय पत्र और दर्शन है। यह न केवल यह बताती है कि हमारा राष्ट्र क्या है, बल्कि यह भी बताती है कि हमारा राष्ट्र क्या बनना चाहता है। एक ऐसे समाज जहां हर नागरिक के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित हो। हमें भारत के लोगों को इन महान आदर्शों की रक्षा करनी चाहिए। यह प्रस्तावना हमें हर पल हमारे संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारे महान संविधान की प्रस्तावना। सिर्फ कुछ शब्द ही नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के लिए एक ब्लूप्रिंट है। हमने देखा कि कैसे हम भारत के लोग यह घोषणा करते हैं कि संप्रभुता की शक्ति हम में यानी जनता में निहित है। हमने न्याय, स्वतंत्रता और समानता के इन 5 अनमोल रत्नों को समझा, जो हमें एक साथ बांधते हैं, और हमने यह जाना कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता हमारे अस्तित्व का आधार है। याद रखिए, यह प्रस्तावना केवल एक किताब का पहला पन्ना नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि प्रस्तावना की सिद्धांतों को और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के और परिवारों के साथ शेयर करें। आपके विचार क्या है? आप प्रस्तावना के किस सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मिलकर संविधान के इस सफ़र को आगे बढ़ा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।